सामान्य हिंदी, लेखक नवीन शर्मा सर हैं, रोजगार पब्लिकेशन। ठीक है। अब देखिए इस बुक में 490 पेज हैं दोस्तों। कितने पेज हैं? 490 पेज हैं। और ये जो पुस्तक है आपके सभी एग्जाम में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है वो सब एग्ज़ाम में आपके काम आ जाएगी ये पूरी क्लास। ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताएं 490 पेज हैं। ये जो बुक है स्पेशली यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस्ट बुक है। साथ में आपका यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों ही एग्ज़ाम में आपके हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा एवं बोलियाँ, वर्णमाला, संज्ञा एवं सर्वनाम, लिंग वचन एवं कारक, विशेषण एवं अवयव, क्रिया काल एवं वाच्य, शब्द विचार जैसे कि तत्सम, तद्भव, देश, विदेश, ये सब, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थ एवं सूर्ति सम भिन्नार्थक शब्द। बाकी आगे देखिए व्याख्यांश के लिए एक शब्द, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस छंद अलंकार, वाक्य विचार। वाक्य विचार में जैसे वाक्य, उपवाक्य तथा पदबंध हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि शुद्ध अशुद्ध एवं वाक्य शुद्धि ये भी हम करेंगे। विराम चिन्ह करेंगे, मुहावरे में लोकोक्तियाँ कहावतें करेंगे, हिंदी साहित्य में पुरस्कार, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अपठित बोध को भी कंप्लीट करेंगे, पत्र लेखन एवं प्रशासनिक हिंदी और शब्दावली, ये सब हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यूपीएसआई का पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारा हो जाएगा। और फिर बाकी जो भी एग्जाम है उन सब का भी आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस इस बुक से हो जाएगा, क्योंकि इसमें संपूर्ण हिंदी कराई गई है। सर ने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, उपभाषाएं एवं बोलियाँ, ये सबसे पहला आपका चैप्टर है। ठीक है। अब देखिए भाषा की परिभाषा। सामान्यतः मनुष्य द्वारा बोली गई स्पष्ट ध्वनि को ही भाषा कहते हैं। जो मनुष्य द्वारा बोली जाती है तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसको ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। तो भाषा जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। जिसका अर्थ क्या है? वाणी को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपनी भावना विचारों को व्यक्त करता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपनी भावना और विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है। अर्थात भाष्य व्यक्ता वांची, मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है। मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी ही क्या है? भाषा है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने व दूसरों के भावों विचारों को व्यक्त या ग्रहण कर सकते हैं। भाषा की परिभाषा देना सरल नहीं है। भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ त्रुटि पाई गई है दोस्तों। आचार्य देवेंद्र नाथ के अनुसार भाषा की परिभाषा देखिए, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार या विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं दोस्तों। भारत एक प्राचीन सनातन देश है। संस्कृत इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय के अनुसार किया। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। जो संस्कृत है दोस्तों, अक्सर हमने संस्कृत तो सुना, लेकिन कभी आपसे पूछ ले कि संस्कृत के और भी नेम क्या हैं, और नाम बताओ, और क्या कहते हैं संस्कृत को, तो संस्कृत को आर्य भाषा भी कहते हैं, संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं। ठीक है। संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। हिंदी भाषा इसी आर्य भाषा संस्कृत की ही उत्तराधिकारी है। ठीक है। मतलब पुत्र है, पुत्री है जो भी। ठीक है। उत्तराधिकारी किसे बोलते हैं? जो कि राजा होता है उसका पुत्र पुत्री। ठीक है। जिनको वो उत्तराधिकारी बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भाव विचार बहस के पारस्परिक आदान प्रदान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा के संबंध में 3 बातें विचारणीय हैं। कौन कौन सी? देखिए, भाषा ध्वनि सांकेतिक है, यह आर्दशिक है, यह रूढ़ है। तो आपको इतना नोट करना है कि भाषा के संबंध 3 बातें विचारणीय हैं। कौन कौन सी? भाषा ध्वनि सांकेतिक है, यह यादृच्छिक है, यह रूढ़ है। ठीक है। उचित शब्दों के युग्म या संकेत को भाषा कहते हैं। उचित शब्दों के युग्म या संकेत को हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। बस यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के दुर्लभ व जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु मात्र संकेत ही भाषा नहीं है। मात्र संकेत ही भाषा नहीं है। जैसे कि रोड की ट्रैफिक लाइट का लाल होना रुकने का संकेत होता है, परंतु भाषा में इस तरह के संकेत का कोई अर्थ ही नहीं है। सभी संकेतों को प्रत्येक व्यक्ति ठीक तरह से समझ नहीं पाता, ना ही उन्हें विचारों भावों को ही स्पष्ट रूप से व्यक्त या ग्रहण कर पाता। अर्थात भाषा का सार्थक और स्पष्ट रूप होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है। संकेत में अब देखिए, जैसे कि भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ
इनके शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत जुड़ाव नहीं रहता है। हमारे द्वारा कुत्ता, गाय, कुआ आदि को पुकारा जाता है। हमने और हमारे समाज ने ध्वनियों को स्वीकार कर लिया। इसके पीछे इन ध्वनियों या संकेतों का कोई तर्क नहीं है, बस इसे हमने बस ऐसे ही स्वीकार कर लिया है। ठीक है, बाकी देखिए, भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। भाषा के ध्वनि संकेत कैसे होते हैं? रूढ़ होते हैं। अब मान लेते इसी का ही आपका एक क्वेश्चन बना लिया, प्रश्न नंबर आपका बना लिया और बोल दिया इसमें प्रश्न में कि भाषा ध्वनि के संकेत होते हैं तो कैसे होते हैं, तो आपको ऑप्शन कौन सा छांटना है? रूढ़ होते हैं। ठीक है, जो युगों से हम और हमारे पूर्वजों से प्रयोग होते आए हैं, यह परंपरागत, जैसे कि वृक्ष, बालक, औरत आदि शब्दों का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता है। बालक, जवान, वृद्ध सभी इनका प्रयोग करते हैं। ये पूर्णतः तर्कहीन है। ठीक है, वृक्ष, बालक, जो वृक्ष है वो तो वृक्ष ही बोले जाएंगे, जो बालक है जो बालक बोले जाएंगे, जो औरत है जो औरत, मतलब ये हमारी तरह से रूढ़ है, मतलब हमने इनको स्वीकार कर लिया है, इनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब रूढ़ है, रूढ़वादी सोच है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। ठीक है, भाषा के लक्षण देखिए, हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा को अपने आधार पर व्यक्त करते हुए भाषा के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। जो हिंदी के जो हमारे वैज्ञानिक भाषा को अपने आधार पर व्यक्त किए हैं और फिर उन्होंने लक्षण बताए। देखिए, सबसे पहले मंगलदेव शास्त्री ने कहा है कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारोपयोगी शरीर अभिव्यंजन से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को पूरा करता हुआ शरीर के अंगों से अर्थात मुंह, जीभ, दांत आदि के माध्यम से प्रकट करता है। अब देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहेंगे। ठीक है, भाषा कहेंगे, ये बात आपको याद रखना है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, देखिए, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उसे यादृच्छिक रूढ़ि ध्वनि संकेत की प्राणियों को भाषा कहते हैं। तो ये सब हमने आपको बताया। अब भाषा की प्रकृति देखेंगे। भाषा नदी, सागर, झील आदि की धारा के प्रवाह की तरह चंचल होती है। भाषा विराम नहीं जानती। यदि कोई इसे ताकत से रोकना भी चाहे तो भाषा उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। बस इसी प्रकार से आपको समझना होगा। और भाषा के दो रूप हैं। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप हैं, लिखित और कथित। ठीक है, अब जैसे कि हम इसका प्रयोग लेखन के द्वारा अर्थात लेखन तथा कथन के द्वारा करते हैं। काल और देश के अनुसार भाषा अनेक रूप में बटी है। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित होने का यही कारण है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से, और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से शब्द, वाक्य, मूल ध्वनियाँ ही भाषा के अंग हैं। इस प्रकार से व्याकरण भाषा पर आधारित है। इस प्रकार व्याकरण किस पर आधारित है? व्याकरण भाषा पर आधारित है। भाषा के विविध रूप देखिए। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से, और शब्द मूल ध्वनि से बनते हैं, अर्थात शब्द व मूल ध्वनि ही भाषा का अभिन्न अंग है, जिसके बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्याकरण में इन्हीं अंगों का अध्ययन और विवेचन होता है, अर्थात व्याकरण भाषा पर आश्रित है। प्रत्येक सामान्यतः देश में भाषा के मुख्य 3 रूप उभर कर सामने आए हैं। सबसे पहले बोलियां, फिर दूसरे नंबर पर निष्ठ भाषा, फिर आपका राष्ट्रभाषा। ठीक है, अब बोलियां क्या है देखिए। भाषा के जिन रूप का प्रयोग साधारण जनता अपने वर्ग, समूह या घरों में करती है उससे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भारत में लगभग 650 से अधिक बोलियां बोली जाते हैं। अब लगभग पूछा आपसे, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट इतने याद रखना है कि 650 बोलियां लगभग हैं जो घास पत्ती की तरह स्वतः जन्म लेती हैं और किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। हिंदी भाषा पश्चिम में जैसलमेर राजस्थान, उत्तर प्रदेश अम्बाला हरियाणा, उत्तर में शिमला हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्व में भागलपुर बिहार, दक्षिण पूर्व में रायपुर मध्य प्रदेश, यहाँ के निवासियों की बोलचाल की भाषा हिंदी है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब आपको नोट करना है। आगे देखिए, हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषा में सबसे पहले है पश्चिम हिंदी। कौन सी है? पश्चिम हिंदी। ठीक है, तो पश्चिम हिंदी में भी बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां देखिए। सबसे पहले खड़ी बोली, और इस खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। इसको कोरवी भी बोलते हैं, इसको सरहिंदी भी बोलते हैं, इसको हिंदुस्तानी भी बोल सकते हैं। खड़ी बोली को हम लोग कोरवी भी बोल सकते हैं, सरहिंदी भी बोल सकते हैं, हिंदुस्तानी भी बोल सकते हैं, और ये एनसीआर क्षेत्र में भी बोली जाती है। एनसीआर क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखिए, ये सब इन्हीं का भाग है। ठीक है, ये सब इन्हीं के भाग है पश्चिमी हिंदी का। अब देखिए, ब्रजभाषा इसका जो अन्य नाम है वो अंतर्वेदी। कैसा है? अंतर्वेदी। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी बोलते हैं। अब ब्रज से आप समझ सकते हैं मथुरा। ठीक है, मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर, अलवर। जो भरतपुर और जो अलवर है ये राजस्थान के, बाकी मथुरा, आगरा, एटा ये यूपी में पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना। और आगे देखिए, बागरू का अन्य नाम है हरियाणवी इसको बोलते हैं, और ये रोहतक और हिसार में बोली जाती है। बुंदेली देखिए, झांसी, जालौन, हमीरपुर, विदिशा, होशंगाबाद, ग्वालियर, ये बुंदेली है। ये आपका आप जानते होंगे झांसी तो हमारा यूपी में पड़ता है। ठीक है, और ये जो ग्वालियर ये हमारा एमपी में पड़ता है। तो ये दोनों स्टेट में बोली जा रही है। ठीक है, बुंदेली। इस प्रकार से अब
अब कन्नौज में बोली जाती है पूर्वी हिंदी। अब बात आती है दूसरी जो है हमारी पूर्वी हिंदी। अभी तक तो हमने पश्चिमी हिंदी के बारे में इतना सब ऊपर का सब बताया था, अब हम बात करेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में देखिए, पूर्वी हिंदी में हमारी आती है अवधी। तो पूर्वी हिंदी का भाग कौन सी? अवधी। अब जो अवधी है वो अयोध्या और रायबरेली में बोली जाती है, ठीक है। पूर्वी हिंदी में आता है हमारा बघेली रीवा में बोली जाती है। अब रीवा बताइए कमेंट्स में किस स्टेट में, ठीक है, रीवा। अब देखिए नेक्स्ट छत्तीसगढ़ी। अब जो छत्तीसगढ़ी है रायपुर में बोली जाती है, जो कि पूर्वी हिंदी है, ठीक है। अब देखिए राजस्थानी हिंदी में जयपुर में बोली जाती है। मेवात में बोला जाता है। मालवी उज्जैन में बोली जाती है। और मारवाड़ी जोधपुर और बीकानेर में, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी की साथ नमकीन आती है। चलो ये हो गया। अब देखिए पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी देखिए, तो पहाड़ी हिंदी में देखिए गढ़वाली और कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी। तो पहाड़ी हिंदी से पश्चिमी पहाड़ी तो हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये गढ़वाली और कुमाऊनी भाई क्या है? तो देखिए पहाड़ी हिंदी है, इसमें गढ़वाली आती है, इसमें कुमाऊनी आती है, इसमें पश्चिमी पहाड़ी आती है। तो जो पहाड़ी हिंदी है ये टिहरी में बोली जाती है और कुमाऊनी अल्मोड़ा में बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी कुल्लुई या कुल्लू में बोली जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको नोट करना है, इनको बार बार रिवीजन करना है, 1-2 प्रश्न इनसे जरूर आएंगे। सो अब थोड़ा सा हम इसे और देखते हैं। बिहारी हिंदी एक तो रह गया बिहारी हिंदी। तो ये बिहारी हिंदी में कौन कौन सा आ रहा है? बिहारी हिंदी में दोस्तों, बिहारी हिंदी में मगही, कौन सा? मगही, जो कि पटना गया में बोली जाती है। भोजपुरी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, गोरखपुर और जौनपुर में बोली जाती है। कौन सी? भोजपुरी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, गोरखपुर और जौनपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट मैथिली है वो दरभंगा मुंगेर में बोली जाती है। मैथिली दरभंगा मुंगेर में बोली जाती है, ठीक है, बिहार साइड में। सो ये मैंने आपको बताया। परिनिष्ठित भाषा देखिए, जब किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। इसका प्रयोग शासन प्रशासन शिक्षा व साहित्य में होता है। खड़ी बोली कभी मात्र बोली थी, आज यह परिनिष्ठ भाषा बन गई है, जिसका उपयोग पूरे भारत में होता है खड़ी बोली का, ठीक है। इसी प्रकार जब कोई भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर ले तो वह आगे चल के राजनीतिक या सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा तक का स्थान पा लेती है, ठीक है। अब राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा से आशय राष्ट्र की भाषा से। राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्रों को एकीकृत करने, उनमें राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने तथा राष्ट्र गौरव की भावना को समन्वय करने की शक्ति होती है। वर्तमान समय तक भारत के संविधान में किसी भी भाषा की राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया अभी तक, ठीक है। हिंदी भाषा एवं बोली। राजभाषा देखिए, राजभाषा का अर्थ है राज्य की भाषा। प्रत्येक राज्य की अपनी 2 भाषा हैं। प्रत्येक राज्य अपनी अपनी सीमाओं में अपने राज्य की भाषा में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। संपर्क भाषा देखिए, संपर्क भाषा का अर्थ जोड़ने वाली भाषा। संपर्क या जन भाषा, यह भाषा जो किसी क्षेत्र, राज्य या देश में ऐसे व्यक्तियों के बीच विचार विस्मय का कार्य करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। भारत में प्राचीन काल में संस्कृत भाषा थी, परंतु आधुनिक युग से धीरे धीरे हिंदी ने उसका स्थान ले लिया। वर्तमान में हिंदी भारत की संपर्क भाषा या तथा अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में आ जाती है। जैसे कि वर्तमान में हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, ठीक है, तथा अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा है। अब देखिए मातृभाषा से आशय माता की भाषा। मातृभाषा का आशय क्या है? माता की भाषा। माता पिता की सामान्य बोलचाल या परिवार के सदस्यों के अनुकूल से सीधी बोली का परिष्कृत रूप क्या हो जाता है? मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा समाज द्वारा स्वीकृत मानक भाषा होती है। समाज द्वारा स्वीकृत मानक जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? मातृभाषा। कौन सी है? मातृभाषा है दोस्तों, मातृभाषा। एक मिनट, कौन सी भाषा है? तो मातृभाषा दोस्तों, मातृभाषा। इसको हमने गोले में कनेक्ट कर लिया। अब देखिए मानक भाषण क्या है? देखिए, तो मानक भाषा को टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा एवं नागर भाषा के नामों से जाना जाता है। जो मानक है भाषा उसको टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा ये एवं नागर भाषा के नाम से जाना जाता है। ये पत्राचार एवं व्यवहार तथा शिक्षित वर्ग की शिक्षा की भाषा होती है। कौन सी? मानक भाषा। शास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख करना है। देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। 8वीं जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से विस्तृत होता है, इसे उपभाषा भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति। चूँकि भारत प्राचीन देश से आता है, यहाँ लोग भिन्न भिन्न कालों से भिन्न भिन्न भाषाएं पढ़ते एवं लिखते आए हैं। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसका उपयोग ऋषि मुनियों एवं कवियों द्वारा ठीक है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है, जो लगभग 3500 वर्ष प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत को 3 कालों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल, जो कि 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। आधुनिक आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से आज तक है। अर्थात
प्रथम काल में 4 वेद ब्राह्मण उपनिषदों की रचना हुई जो कि वैदिक संस्कृत में लिखे थे। भाषा का प्राचीन रूप ऋग वेद संहिता में पाया जाता है। वैदिक भाषा बोलचाल की नहीं अपितु साहित्यिक थी। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत रामायण, नाटक, व्याकरण, महाभारत और लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। कात्यायन और पाणिनि ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते रूप का जीर्णोद्धार किया, परिनिष्ठित किया और ब्राह्मणों के लिए मानक प्रस्तुत किया। विदेशी विद्वान हार्नली एवं ग्रियर्सन ने इस संस्कृत की बोलचाल की भाषा नहीं माना, किंतु भंडारकर और डॉक्टर गुढ़े ने इस मत का खंडन किया है। प्रथम काल की प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषता निम्न है। सबसे पहले भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातुओं का अर्थ प्राय सुनिश्चित था और भाषा अपेक्षाकृत अधिक नियमबद्ध थी। भाषा संज्ञात्मक थी। 3 लिंग में 3 वचन थे। पदों का स्थान पर निश्चित नहीं था। शब्दों में तत्सम ओनली तत्सम, ठीक है, शब्द की संख्या अधिक थी। दक्षिण के अनेक द्रविड़ शब्दों का प्रयोग होने लगा था। ये प्रकार अब देखिए 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक भारतीय आर्य भाषा नई भाषा की सृष्टि में विकास करती रही। इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस विकास से भाषा का जो स्वरूप प्रकट हुआ उसे प्राकृत कहते हैं। प्राकृत भाषा 3 अवस्थाओं से होकर विकसित हुई है। प्रथम अवस्था 500 ईस्वी से प्रारंभ तक पाली। अब देखिए पाली एवं शिलालेख की प्राप्त आई। दूसरी अवस्था ईस्वी के प्रारंभ 500 से ईस्वी तक अनेक प्रकार की प्राप्त तथा तीसरी अवस्था 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंशों का विकास हुआ। पाली भारत की प्रथम देश भाषा बनी। पाली भारत की प्रथम देश भाषा बनी। इस भाषा में भगवान बुद्ध एवं उनके अनुयायी जनसाधारण को उपदेश दे रहे थे। श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। श्रीलंका के लोग पाली भाषा को मागधी कहते हैं क्योंकि मग में इसकी सृष्टि हुई है। इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। पहली सदी से 500 ईस्वी तक उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृत भाषा का विकास अधिक हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन बनी? पाली बनी दोस्तों। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। पाली को श्रीलंका में क्या कहते हैं? मागधी कहते हैं। इस प्रकार हिंदी का विकास क्रम देखिए। सोरसैनी का क्षेत्र मथुरा या सूरसैन जनपद आदि के आसपास बोली जाती है तथा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा भी थी। मध्य प्रदेश संस्कृत का मुख्य केंद्र था। बाद में यही हिंदी का भी मूल गढ़ बन गया मध्य प्रदेश। ठीक है, पेशाची उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। महाराष्ट्र की भाषा तथा मराठी की भी सृष्टि इसी से हुई है। अर्धमगधी प्राकृत का क्षेत्र मागधी और सोरसैनी प्राकृत के बीच का था जो प्राचीन कौशल के आसपास प्रचलित थी। इस भाषा का अधिकांश प्रयोग जैन साहित्य में देखने को मिला है। मागधी प्राकृत मगध के आसपास प्रचलित थी। 1000 ईस्वी से मध्यकालीन आर्य भाषा का सर्वोत्तम विकास अपभ्रंश में हुआ जब बरूची जैसे प्राकृत के व्याकरणों ने प्राकृत को नवीन एवं पुष्ट ढांचे में ढाला। लोक भाषा अपभ्रंश ने परिनिष्ठित प्राकृतों के सम्मुख चुनौती दी और पंडिता की भाषा पर लोक भाषा अपभ्रंश आगे बढ़कर अपभ्रंशों में पूर्णतः विकसित हुई। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा, गिरा या भ्रष्ट हुआ। ठीक है, इसके अनेक नाम प्रचलित जैसे कि अवहट या देश भाषा या ग्रामीण भाषा आदि। आधुनिक आर्य भाषाओं में जैसे कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, उर्दू की उत्पत्ति अपभ्रंशों से ही हुई है। अपभ्रंश का भी परिनिष्ठ विकास मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के ही योग से हिंदी का जन्म हुआ है। 500 से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल भी कहते हैं। 500 से 1000 ईस्वी के जो काल है उसको हम क्या कहेंगे? अपभ्रंश का काल कहेंगे। इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय है उसको संक्रांति काल कहा जाता है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। हमारी भाषा का नाम हिंदी किन की देन है? ईरानियों ने। हिंदी किसने कहा? ईरानियों ने। ऐसे याद रखना। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगार ने प्रस्तुत किया। भारतीय विधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है? देवनागरी दोस्तों। ठीक है, देखिए उत्तर भारत में अपभ्रंश आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश मुख्यतः 7 प्रकार के हैं। अपभ्रंश कितने प्रकार के? 7 प्रकार के तथा इनसे उत्पन्न आधुनिक भाषाओं का उल्लेख निम्नलिखित है। सो देखिए सबसे पहले अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं। सोरसैनी अपभ्रंश से जो बना है वो देखिए राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, ब्रज व खड़ी बोली, ये सब अपभ्रंश। ठीक है, सोरसैनी अपभ्रंश। अब देखिए पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहदा, और खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी बनी। ठीक है,
ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी बनी। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी बनी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये मागधी अपभ्रंश से इतनी बनी है। आगे देखिए 1100 ईस्वी के बाद आधुनिक भाषाओं का युग प्रारंभ हुआ। 14वीं शताब्दी से इन भाषाओं का स्पष्ट रूप से सामने आ गए। कुछ समय तक अपभ्रंश की प्रवृत्तियां तो मिली जुली रहीं, फिर धीरे धीरे क्षीण होती गई। 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी अन्य आधुनिक भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आ गई। हिंदी एक रचनात्मक भाषा है तथा इसकी दूसरी विशेषता है कि शुरुआत से ही इसमें तद्भवों की अधिकता रही, मतलब तद्भव शब्दों की अधिकता रही। यह तद्भव हिंदी का जीवन सार है। हिंदी का जन जीवन की गोद में हुआ और यह जनता की भाषा है। हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, नोट कर लेना, ठीक है। हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी के अंतर्गत उसके निम्न रूप प्रचलित हैं, ठीक है, जैसे कि पश्चिमी हिंदी में हमने आपको बताया ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी, भागरू और खड़ी बोली आदि जी पश्चिमी हिंदी के प्रकार मान लो, ठीक है, ऐसे समझ लो आप, अंग मान लो ये। आगे देखिए पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी, अवधी, बघेली, बिहारी, छत्तीसगढ़ी और पहाड़ी प्रदेश की बोलियों में कुमानी और गढ़वाली। अब देखिए खड़ी बोली हिंदी की मूल भाषा बन गई। खड़ी बोली हिंदी की मूल भाषा बन गई जो 200 वर्ष से विकसित हो रही है। इस समृद्धि में इसकी सभी बोलियों ने योगदान किया। इसकी वजह से यह देश के कोने कोने में फैल गई। हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। देखिए सामान्यतः अधिकांश लोगों को लगता है कि स्लोगन हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये संस्कृत भाषा से उत्कर्ष है, जबकि सत्यता यह है कि यह फारसी शब्द है। कैसा है? फारसी शब्द। हिंदी के नामकरण की एक दिलचस्प कथा बताते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। देखिए हिंदी की उत्पत्ति अर्थात 8वीं सदी से आज तक हिंदी को हमने सामान्यतः 3 तरह के अर्थ रूपों में ग्रहण किया था। पहला व्यापक अर्थ रूप में, सेकंड साधारण अर्थ में और तीसरा विशिष्ट अर्थ में। देखिए मुस्लिमों के भारत आगमन से पूर्व हिंदी का स्वरूप व्यापक अर्थ में प्रयोग होता था, जो कि सतत प्रभावित होती रही। अर्थात व्यापक अर्थ में हिंदी हिंदू या भारत से जुड़े किसी भी व्यक्ति, स्थान पर तथा भारत में बोलने जाने वाली किसी भी द्रविड़, आर्य या भारत की अन्य भाषाओं के लिए प्रयोग किया जाती थी। अर्थात हिंदी का प्रयोग किसी भी भारतीय व्यक्ति, वस्तु पर भारतीय अन्य भाषाओं के साथ प्रयोग की जाती थी। ईरानियों की प्राचीन धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदी, हिंदू आदि शब्दों का लिखित वर्णन मिला है, जो हमें हिंदी के इतिहास को दर्शाता है। मध्यकालीन ईरान में हिंद में इक विशेषण प्रत्यय को प्रयोग करके हिंद प्लस इक बराबर हिंदिक, फिर बाद में हिंदिक शब्द की रचना हुई। मध्यकाल के अंत में शब्द के अंतिम विजन का लोप हो गया, अर्थात हिंदी शब्द हिंदू के विशेषण रूप में प्रचलित हो गई। शुरुआत में हिंदी शब्द का एक देश बोधक शब्द था। लोग हिंदी शब्द को सिंध या सिंधी से संबंधित करते थे, जिसकी प्रमुख वजह थी कि ईरानी शाह शब्द का उच्चारण हा की तरह करते थे। शाह जो शब्द था उसको हा बोल देते थे। यह प्रयोग 8वीं सदी तक इसी तरह चलता रहा। ईरान से ही हिंद और हिंदी शब्द अन्य देश जैसे अरब, मिस्र, सीरिया आदि अन्य देशों को प्राप्त हुए। लेकिन अब हिंदी शब्द का इस व्यापक अर्थ में प्रयोग नहीं होता था। भारतीय संविधान ने इस शब्द का अंगीकार भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में किया। भारत के किसी भी प्राचीन धर्म ग्रंथों में हमें हिंदी, हिंदू तथा हिंदुस्तान शब्दों का प्रयोग या वर्णन नहीं मिलता है, ना हास्यास्पद कि हिंदी शब्द का प्रयोग या इसकी उत्पत्ति वर्णन, ये सब ठीक है अभी बता रहे हैं जस्ट। भारत के किसी भी प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता, अभी तो ईरानी धर्म ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। कौन सा बताया मैंने? कमेंट्स में जरूर बताया। ईरानी धर्म ग्रंथ कौन सा बताया मैंने? कमेंट्स में जरूर बताना, पढ़ा चुके हैं आप। आगे देखिए भाषा के साधारण या सामान्य अर्थ में जवान हिंदी का प्रयोग हमें मध्यकालीन फारसी तथा अरबी साहित्य में देखने को मिलता है। 6वीं शताब्दी के बादशाह नौशेखा के राजकवि पंचतंत्र में प्रयुक्त भाषा को जवान हिंदी की संज्ञा दी है। हिंदी का सामान्य या साधारण प्रयोग भारत की संपूर्ण भाषा अर्थात संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली के लिए किया गया। उपयुक्त ज्ञान से यह स्पष्ट होता है कि हिंदी शब्द का प्रयोग देश के बाहर सामान्यतः 2 अर्थों में हुआ। प्रथम कि यह देश के संबोधन के अर्थ में तथा द्वितीय भारतीय भाषाओं के अर्थ के रूप में, परंतु आज दोनों ही अर्थ पुराने तथा अपनी महत्वता को पूर्णतः खो चुके हैं। हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत आदि किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में नहीं हुआ। ना ही आश्चर्यजनक बात है ये, ना ही एक आश्चर्यजनक बात है। आइए देखें तुलसीदास ने कहा, देखिए भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। वही कविदास ने कहा संस्कृत है कोप जल भाषा का बहता नीर। परंतु मुस्लिम परंपरा के कवि व विद्वानों उत्तर भारत की मध्यकालीन जन भाषा को हिंदवी राष्ट्र से संबोधित किया है। अमीर खुसरो ने कहा तुर्क हिंदुस्तानिधिय में हिंदुवी गोशब जवाबे जुज वे चंद नजम हिंदी निज नज्जर खास्तान कादा सुहस्त। इस प्रकार से ये जो है ये आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो की ये पंक्तियाँ हैं, ये ठीक है, इनको नोट कर लेना। अधिक खुसरो की कालिक वारी में हमें 30 बार हिंदुवी, 5 बार हिंदी शब्द देसी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ मिलता है। इसी प्रकार मुस्लिम कवि जायसी ने भी 16वीं शताब्दी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा 33
अही जामे मार्ग प्रेम का सभी सराहे ताही। ये किसकी बात है, ये किसने कहा, ये भी नोट कर लेना, ये जायसी ने कहा है, ठीक है, इस प्रकार से लिखी। अब देखिए 16वीं-17वीं सदी के दक्षिण मुस्लिम कवियों जिन्हें दक्षिणी हिंदी कवि कहते हैं ने भी हिंदी शब्द का प्रचुर प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का इस संदर्भ में मत है कि 17वीं सदी तक हिंदी और हिंदवी शब्द समानार्थक थे। इसकी पुष्टि इससे भी की जा सकती है कि 17वीं सदी के दक्षिण कवि मुल्ला वजीद ने स्वरस की भूमिका में हिंदी का प्रयोग किया है। हिंदी या हिंदवी सामान्यतः मध्य प्रदेश की भाषा के लिए प्रयोग होती थी। उक्त विवेचनाओं तथा तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हिंदी का नामकरण भारतीय हिंदुओं ने नहीं अपितु ईरान और अरब से आए भारत में बसे मुसलमानों के द्वारा हुआ था। इन सब के बावजूद मुसलमानों ने हिंदी प्रदेश में फैली विभिन्न बोलियों को न अपनाकर दिल्ली और मेरठ में प्रयुक्त खड़ी बोली को अधिक श्रेष्ठकर माना। ये एक पॉइंट है, इसको नोट करना है, सही बात है ये बिल्कुल। इसके विरुद्ध हिंदुओं ने ब्रजभाषा अवधि अन्य देशी भाषाओं में अधिक रचना, लेकिन एक अंतराल के बाद ये हिंदू भी मुसलमानों के मार्ग अनुयायी हो गए। इससे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि मुसलमानों ने जिस अर्थ में देसी या खड़ी बोली को प्रेम व ग्रहण किया, वहीं हिंदी को एक सही एवं उत्तम दिशा में भी दी थी। आज हम सब हिंदी का अर्थ खड़ी बोली उसमें लिखित साहित्य को मानते हुए हिंदी के प्रसार प्रचार में हमारे साधु संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने इस विभिन्न देशों में फैलाया और धीरे धीरे सभी देशों में बस गए। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के शब्दों में हिंदी एक महान संपर्क साधक भाषा है। बंगाल के सूदी महापुरुषों ने भी इसकी गौरव गरिमा को पहचान लिया। 1875 में बाबू केशव चंद्र सेन ने लिखा, हिंदी भाषा का है सर्वत्र प्रचलित। ये भी नोट कर लेना आप लोग। अब देखिए, हिंदी देश की एकता की संपर्क भाषा है, साधु संतों की भाषा है। हिंदी भारत की सामान्य जनता की भाषा और देश की केंद्रीय शक्ति है। ऐसी विकसित भाषा क्षेत्र सम्मिति नहीं हो सकता, मतलब क्षेत्र कुछ भी कह लो, एक क्षेत्र में सीमित नहीं हो सकती, ठीक है, असीमित है, बहुत असीमित है ये, ठीक है, सीमित नहीं है। अब देखिए, जब हम हिंदी शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट शैली के अर्थ में समझेंगे, शुरुआत में हिंदी का प्रयोग फारसी और देवनागरी दोनों प्रकार की लिपि लेखन में किया जाता है। और यही नहीं, कुछ मुसलमानों ने हिंदी या हिंदवी के उस शैली का भी प्रचार किया जिसकी परंपरा फारसी लिपि और उच्चारण में दिल्ली के आसपास की वर्तमान भाषा थी। दक्षिणी हिंदी कवियों ने हिंदी को एक विशिष्ट शैली में ढाला जो आगे चलकर उर्दू की एक विशिष्ट चीज़ समझी जाने लगी, परंतु विरोध का बीज भी उत्पन्न होना शुरू हो गया। हिंदू और मुसलमानों का राजनीतिक विरोध ज्यों त्यों बढ़ता गया, त्यों त्यों हिंदी मुसलमानों से दूर होती गई और मुसलमानों ने हिंदी के स्थान पर एक नई भाषा उर्दू को गढ़ लिया, जिसके पश्चात हिंदी वालों ने हिंदी को एक शैली मान लिया। इन सब राजनीतिक और सांप्रदायिक विरोध का परिणाम यह हुआ कि भारतीय मुसलमान कवियों ने हिंदी को फारसी के सांचे में ढालकर एक नया नाम रख लिया, जिसका नाम था रेखा। क्या नाम था? रेखा। हिंदी फारसी शैली में अब पनपने लगी थी, यह बात 18वीं सदी उत्तरार्ध में हुई है। इसी प्रकार हिंदी के नामकरण में अंग्रेजों के आगमन में 1800 ईस्वी से हिंदी को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी गई और इससे भाषा संबंधी एक नई उलझन ने जन्म लिया। परंतु इन सब के बाद भी हिंदी ने अपनी जगह स्थापित कर ली। यदि भारत का नाम हिंद है तो इसकी राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही होगी और ऐसी स्थिति में राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। आगे देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर, भारत में हुआ। नागपुर कहाँ है, कमेंट्स में जरूर बताना। अब देखिए, दूसरा 1976 में, पहले 75 में, फिर 1976 में, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में, ये ठीक है, ये विदेश में है। अब तीसरा है जो 1983 में, जो कि न्यू दिल्ली, भारत में हुआ, न्यू दिल्ली, भारत में। 14 कौन सा है? 1993 फिर से पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले वाला आपको याद रखना है, कब हुआ? 1975 में, नागपुर, भारत में, ठीक। अब बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हो चुके और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो अभी 23 तक का दिखा रहे हैं दोस्तों, और 12वां 23 में फिजी में हुआ था, ठीक है। अब ये जो हम क्लास करा रहे हैं, एक बार आप सर्च कर लेना, या हम खुद ही आपको कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे कि इसे और भी 2025-26 में हुआ तो हम आपको कमेंट्स में जरूर बता देंगे, ठीक है। बाकी आप देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं का। तो सबसे पहले हिंदी भाषा, ठीक है। इसकी लिपि कौन सी? देवनागरी हिंदी भाषा है, ठीक है। सबसे पहले हिंदी भाषा और इसकी लिपि देवनागरी, फिर दूसरी संस्कृत की लिपि कौन सी? देवनागरी। मराठी की कौन सी है? तीसरी है मराठी और देवनागरी। असमिया की कौन सी? असमिया ही है। लिपि कौन सी? असमिया है जो भाषा, उसकी जो लिपि है वो असमिया ही है। उर्दू है, जो उर्दू आपकी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी? अरबी और फारसी। उर्दू जो भाषा है इसकी जो लिपि है वो अरबी और फारसी है, ठीक है। और कन्नड़ की कन्नड़ है, तेलुगु की तेलुगु है, बांग्ला की बांग्ला है। पंजाबी जो भाषा इसकी जो लिपि है गुरमुखी है। मलयालम की मलयालम है। नेपाली की देवनागरी। नेपाली की भी जो लिपि है वो कौन सी? देवनागरी। मणिपुरी की मैतेई है। सिंधी की देवनागरी, अरबी फारसी दोनों मिक्स है सिंधी में, ठीक है। तीन जुड़ गई इसमें तो भाई। देखिए, कोकड़ी में देवनागरी है, बोडो में देवनागरी, मैथिली में देवनागरी, कश्मीर में देवनागरी और अरबी फारसी आ गए, ठीक है।
अब देखिए संताली में देवनागरी है, डोगरी में देवनागरी है, गुजराती में भी देवनागरी है। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी का विकास क्रम देखिए, संस्कृत सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ये हिंदी का एक क्रम, एक तरह का विकास क्रम है, ठीक है। जैसे कि आपके दादा, फिर पापा, फिर आप इस प्रकार से चले आते हैं। तो इसी प्रकार सबसे पहले संस्कृत, पाली, सब प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। और जस्ट इससे पूछे हिंदी का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश, तो आप अपभ्रंश ठीक कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप देखिए संस्कृत भाषा को देववाणी तथा हिंदी की आदि जननी कहते हैं। किसको, संस्कृत को। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार की भाषा माना जाता है। जो चीनी और जो तिब्बती परिवार जो भाषा है, जो इसका जो परिवार है, इसको हम एकाक्षरी परिवार बोलते हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जय भट्ट के शिलालेख में किया गया है। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ने का प्रयोग नहीं किया जाता किसमें, पूर्वी हिंदी में। इस बात को याद कर लेना। हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बड़ या अक्षर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बड़ या अक्षर। भाषा की लघुत्तम इकाई सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य है। हिंदी के विकास में सर्वाधिक योगदान अपभ्रंश भाषा का है। किस भाषा का, अपभ्रंश भाषा का है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम में देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी, उसके बाद मदारिन, उसके बाद हिंदी। अब ये मदारिन का है, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। अब देखिए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है। कच्चायन पाली भाषा और सर्वप्रथम व्याकरण थे। कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण थे। मुंडा तथा संताली भाषा का संबंध औष्टिक भाषा परिवार से। किस भाषा परिवार से, औष्टिक भाषा परिवार से, ठीक है। राजभाषा का गठन 1955 में किया गया। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। हिंदी वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा। हिंदी कैसी है, वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा है। ब्रजबुली बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है। जो ब्रजबुली है वो बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कोरवी है। जो खड़ी बोली है इसको कोरवी भी बोलते हैं दोस्तों। काका कालेलकर ने देवनागरी में आ के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया था, ठीक है। तो काका कालेलकर ने, याद रखना। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो आगरा में स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में है। इसी वजह से हिंदी सम्मेलन आपको जो मैंने आपको जस्ट ऊपर ही पढ़ाया था कि मॉरिशस में हमारा हिंदी का दूसरा सम्मेलन हुआ था, ठीक है। पाली और भी बहुत सारे सम्मेलन हुए थे। सबसे पहले नागपुर में हुआ था, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना। फिर सेकंड आपको मॉरिशस में हुआ था। फिर तीसरा आपका कहाँ पर हुआ, कमेंट्स में जरूर बताना। पाली भाषा का अन्य नाम मागधी है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम दुढ़ाड़ी है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम कहाँ पर है, दुढ़ाड़ी है। वर्तमान में भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम देखिए। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला बोली जाती है, उसके बाद मराठी बोली जाती है, उसके बाद तेलुगु बोली जाती है। हिंदी बांग्ला मराठी तेलुगु, हिंदी बांग्ला मराठी तेलुगु, ये लाइन बाज है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, ऐसे आपको याद रखना। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम नाम राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम नाम, ठीक है, किसने सुझाया, राजा राम मोहन राय ने। चंद्रधर शर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से संबोधित किया, ठीक है। पुरानी हिंदी मतलब अपभ्रंश, ठीक है, किसने कहा, चंद्रधर शर्मा ने। द्रविड़ परिवार की भाषा देखिए। अब जो द्रविड़ मतलब दक्षिण, ठीक है। द्रविड़ माने दक्षिण और साउथ समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए द्रविड़ परिवार की भाषा मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तुलु, कुई आदि, ये सब आपकी द्रविड़ परिवार की भाषाएं, दक्षिण में बोली जाने भाषाएं हैं, मतलब साउथ में बोली जाने भाषा। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि मलयालम केरल में, ठीक है, केरल में, और ये जो तमिल है वो तमिलनाडु में, कन्नड़ कर्नाटक में, इस प्रकार से तेलुगु तेलंगाना, इस प्रकार से आप समझ लीजिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, आंध्र प्रदेश, ऐसे आप समझिए। अब देखिए पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है, ठीक है। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी वो देख रहा है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये शास्त्रीय भाषा है। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, मेरठ। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र इटावा, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। देवनागरी जो लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसमें एक क्षेत्रीय रेखा होती है, जैसे शिरोरेखा कहा जाता है। अब ये शिरोरेखा क्या है, शिरोरेखा ये जो हम ऊपर लगा लेते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं शब्द अपना,
हम एक शब्द लिख रहे हैं अपना, अपना, ठीक है, अपना। अब ये लिख दी, ये बिना सिरा रेखा के। अब ये जो मैंने ऊपर लाइन खींच दी, इसको ही सिरा रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब ये भाषा लेखन के लिए प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप लिपि कहलाता है। भाषा लेखन के लिए प्रयुक्त जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको ही हम लिपि कहते हैं। हाडोती, हाडोती एवं ढोढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। हाडोती एवं ढोढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला है। अवधी उत्तर कौशल की बोली, छत्तीसगढ़ी दक्षिण कौशल की बोली, खड़ी बोली हरियाणवी तथा दक्षिणी आकार बहुला बोली है। टा वर्ग बहुला बोली, टा वर्ग बहुला बोली मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, ये सब। उदासीन आकार बहुला बोली कौन कौन सी? अवधी और बघेली, अवधी और बघेली। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे।